भारत के संघीय ढांचे के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और इसलिए केरल का जो विपदा है आई, उसका यही सबक है कि भारत मिल करके एकजुट होकर किसी भी संकट से लड़ने में सक्षम है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एएचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एएचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। बजट, बाढ़ और राजनीति। बाढ़, तूफान। केरल में, वायनाड में जिस तरह से भयानक बादल फटने और बाढ़ के दृष्टि से वायनाड में जिस तरह से 100 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों कहां दबे हुए हैं, अभी उनका इलाज के लिए उनको निकाला जा रहा है, उनको सहायता पहुंचाई जा रही है। और ऐसे देश के कई अन्य हिस्सों में भी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, ऐसे कई राज्यों में ये समस्या इस समय वर्षा के ऋतु में या कहीं समुद्री तूफान आता है, कहीं कुछ उस तरह की स्थितियां पैदा होती है। उड़ीसा खास करके ऐसा राज्य रहा है। ये विपदा में जिस तरह से एकदम मिलकर के काम हो, इसके बजाय जब राजनीति होती है, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। क्योंकि बाकी तो आप खबरों में देख रहे हैं जो घटना चल रही है, वायनाड में क्या होगा, दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जब इस तरह का अभियान चलाया पेड़ लगाने के लिए कि भाई प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए एकमात्र है अपनी मां को नाम को ही कर दीजिए, लेकिन करिए। वैसे तो धरती मां ही कहलाती है। हम दुनिया में पृथ्वी है, अग्नि है, सूर्य है, इन सबको देवता मान लीजिए, पेड़ को देवता मान लीजिए। हमारे पुराने युग में तो होता ही था। लेकिन जिस तरह से जंगल काटे हैं, जिस तरह से विनाश हुआ है, जिस तरह से अवैध निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे खनन हो चाहे पेड़ काटने का हो, ऐसी स्थिति में केरल की सरकार ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और गठबंधन की सरकार है वहां पर, कांग्रेस कहने को तो ठीक है, वायनाड से अब राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दे दिया, वहां चुनाव होंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने शायद कार्यक्रम भी बना रखा था कि जाने वाले थे आजकल में, उनको कार्यक्रम तो स्थगित ही करना पड़ा। अब सहायता करने के लिए वो कहां जाएंगे? वो तो जा रहे थे कि चुनाव की फिर तैयारी हो प्रियंका गांधी के लिए। लेकिन हाँ, राजनीति कितनी खतरनाक है। वो आरोप लगाया केंद्र ने नहीं किया, केंद्र ने सूचना नहीं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में और राज्यसभा में खास करके बाकायदा स्पष्ट किया कि हमने 2 दिन पहले चेतावनी, जो मौसम विभाग की जानकारियां होती हैं, और अब इतने आधुनिक हमारे यहाँ कंप्यूटर सुविधाएं हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए राज्य सरकारों को ज्यादा बाढ़ आने के खतरे, चाहे उसके बाद खतरा टल जाए, तूफान आने के खतरे उसको पहले टल जाए, यहां तक कि बिजली गिरने वाली है, यहां तक कि आशंकाओं की सूचनाएं भारत के हमारे वैज्ञानिकों ने इतना डेवलप कर लिया है। और सरकार एनडीआरएफ, प्राकृतिक विपदा जो के लिए जो तुरंत तैयार रहने वाली एक अलग फौज, जिसको आप कह सकते हैं, संकट काल में, आपात स्थिति में जो जा सकते हैं, ऐसे पूरे संगठन को, मुझे याद है आउटलुक का ऑफिस जहां मैं पहले काम करता रहा हूं वर्षों तक, उसके बगल में था और हमें उसके पास 10 वर्ष पहले ऐसी 15 हो गए होंगे वर्ष, उसके पहले हमें ऐसी रिपोर्ट छापना पड़ी थी कि उस वहां से कुछ काम ही ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसके कोई साधन ही नहीं थे। बना दिया गया था प्राकृतिक विपदा के लिए, लेकिन काम नहीं होता था। बड़ी रिपोर्ट हमने आउटलुक हिंदी में छापी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब यदि पिछले वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि जमीनी नेता जो होंगे वो ये काम कर सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जो तो भूकंप में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भूकंप जब आया गुजरात में, उसके बाद काम करके, तभी तो उसके बाद उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल आगे चलता रहा, जो उन्होंने सहायता पुनर्वास के काम किए। इसलिए जिसने विपदा देखी है, जिसने कार्यकर्ता की तरह, स्वयंसेवक की तरह, माने मैं संघ के स्वयंसेवक की बात नहीं कर रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक हो या कांग्रेस का स्वयंसेवक हो या किसी और पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको जो आप कह लें, किसी भी विचार का हो, लेकिन प्राकृतिक विपदा में सब मिलकर कैसे करें, इसमें भी राजनीति।
बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार सहायता देती है, राज्य सरकार देती है, लेकिन ये पूर्व सूचना है तो उसका उपयोग क्यों नहीं होता है कि केंद्र ठीक है, केंद्र की हमें सुनना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल है, जो केरल है, जो गैर भाजपा गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार आज है, पहले भाजपा की सरकार भी, अब वैसे भी अधिकतर भाजपा का ही जिन राज्यों में शासन है वहां भी सुनवाई होती है, हो सकता है वहां भी कुछ अनदेखी हो सकती है। आज महाराष्ट्र में भी कोई समस्या आती है, लेकिन यही उन्होंने, गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार आज कहा कि भाई राजनीति का वक्त नहीं है। आपने 2 दिन आपने संसद में भी हल्ला करते, देखिए केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने हमें बताया नहीं, हमें ये नहीं किया, रिकॉर्ड उन्होंने सामने पेश कर दिया। इसी तरह बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से संसद में जवाब दिए, एक के बाद एक सारे तथ्यों को धराशायी कर दिया कि कितनी योजनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, रेल या सड़क परिवहन के लिए हो, कैसे संकट में सूखा, बाढ़, उससे बचने के लिए हो, कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, उद्यमियों के लिए हो, बड़े पैमाने पर राज्यवार उन्होंने कई राज्यवार गिनाए। और उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई देखिए, पिछली सरकार में भी यदि बजट होता था उसमें 26 राज्यों का नाम नहीं लिया गया, तो ये नहीं मतलब है कि राज्यों की अनदेखी की गई। उन्होंने ये भी याद दिला दिया, जो एक इंटरव्यू मैंने कभी 1985 में किया था। राजीव गांधी जी, लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी gave an interview to Alok Mehta in March 1985, a senior journalist. In that interview, former Prime Minister about OBC reservation says this, quote कर रही हूं सर, no promotion of idiots in the name of reservation. क्योंकि राहुल गांधी बार बार जाति के आधार पर ही बताइए जातिगत गणना होगी और हम ही करा कर रहेंगे, तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये आलोक मेहता ने जो 1985 में इंटरव्यू किया, जो छपा नवभारत टाइम्स में, उसमें कहा गया था कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो लोग बुद्धू आएंगे व्यवस्था में, उससे देश को नुकसान होगा। तो राजनीति जब करते तो सद अपने ही जो पहले पूर्ववर्ती जो ऐसे नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, उस समय भी कमियां हो सकती है कि उनके विचारों से जो पार्टी उसका समर्थक हो या उस पार्टी से असहमत मैंने रहा हो विचारधारा से, लेकिन काम तो तब भी देश ने मिलकर किया। चाहे देश में शिक्षा का यदि तरक्की होने के लिए सब कोई भाजपा की सरकार थी तो वो काम करना बंद थोड़ी हुआ था यदि राज्यों में रही, या सीपीएम बंगाल में, लेकिन धीमे जहां हुआ, जहां राजनीति होती रही है। तो इस तूफान के समय में जब राजनीति आई है, उस समय में दुखद बात है कि इतनी केरल की इतनी बड़ी, जिसको कह सकते विभीषिका हो, और ऐसे समय में आप कहें कि नहीं देखिए केंद्र ने राजनीति नहीं दिया। राजस्थान में यदि आते तो वहां पर भी भाजपा सरकार है तो उसको भी सहायता यदि वो अनदेखी करते थी, चेतावनी दी जाती है। कई बार ऐसा अवसर आया है, खासकर उड़ीसा में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस समय तत्काल ऐसी सहायता पहुंचाई कि उड़ीसा के भारी भारी तूफान में जहां कितने लोग मारे जाते थे, भारत में तो ऐसे ऐसे तूफान की घटनाएं हुई जहां पर 10,000 तक लोग मारे गए। और ऐसी स्थिति में उड़ीसा में, और नवीन पटनायक तब मुख्यमंत्री थे, इतना अच्छा तालमेल हुआ, बांधने हुआ, कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया। सुनामी जैसी स्थिति होने में बाद भी लोगों को जान माल की, तो इसके पीछे क्या था केरल में भी, कि लोगों को पहले से चेतावनी यदि आई है तो वहां से हटा लिया जाए। अब ये कहें कि देखिए साहब उसका नाम, अरे भाई अवैध बसने भी आपने दिया होगा। यदि आपके राज्य सरकारों के उसमें जो अवैध मामला दिखता है ना, अवैध कोचिंग सेंटर दिखता है यदि दिल्ली का, तो वो मध्य प्रदेश में भी दिखता है, वो उत्तर प्रदेश में भी दिखता है, वो राजस्थान में भी दिखता है, वो केरल में भी दिखता है, वो कर्नाटक में भी दिखता है। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति बजट में कि हम पैसा कम दिया, जब पता चलता है कि नहीं इतने 1,000 करोड़ तो दे दिए गए, रेल के लिए दे दिए गए, इतने 1,000 सड़क के लिए दे दिए गए, इतने 1,000 एम्स बनाने के लिए दे दिए गए, इतने 1,000 विश्वविद्यालय बनाने के लिए दे दिया गया, इतने 1,000 टेक्नोलॉजी के लिए दे दिए गए। तो बड़े पैमाने पर आधुनिक भारत के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च होता है। और यदि पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है तो पेड़ आप न लगाएं, आप आयुष्मान भारत को लागू न करें। इसको आप कहें कि ये तो मोदी जी का है, स्वच्छता भारत का है मोदी जी का है, योग है तो योग मोदी जी का है। भाई प्रधानमंत्री कोई भी हो, यदि वो ये कहता है, और खास करके नरेंद्र मोदी यदि दुनिया में उसका संदेश पहुंचा सकते हैं, यदि भारत में जहां सुपर कंप्यूटर नहीं मिलता था, क्योंकि राजीव गांधी के इंटरव्यू की चर्चा की, इसलिए मैं फिर से एक बार कहूंगा, मैंने शायद पहले भी जिक्र कभी किया होगा कि एक समय ऐसा था जब 1985 में, और तब मास्टर राहुल के रूप में, और प्रियंका थी, और तब हम गए थे, राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन
उस समय राष्ट्रपति और मैं उस समय वाशिंगटन में था, और हमने देखा ह्यूस्टन भी जाना हुआ और बड़ी अच्छी अगवानी हुई काफी वर्षों के बाद। इंदिरा गांधी के समय तो बड़ा तनाव था, लेकिन राजीव गांधी नए नेता आए थे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। लेकिन जब सुपर कंप्यूटर की बात हुई तो मना हो गया, मतलब टाल दिया गया कि वहां को घोषित रूप से तो कुछ कहता नहीं देंगे, हाँ विचार, उसके बाद नहीं मिला। बाद में धीरे धीरे भारत के टेक्नोलॉजी ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन ने आज भी जिस तरह से अमेरिका में 40% लोग जो इस टेक्नोलॉजी में है कंप्यूटर से जुड़े हुए, पूरी सिलिकॉन वैली जिसको हम कहते हैं, वहां पर भारतीयों का ही आधिपत्य हो गया, मतलब उनका प्रभुत्व है, उनकी संख्या बहुसंख्यक है। 40% लोग वो काम भारतीय लोग करके उसको वहां पर कर रहे हैं। और भारत में भी अंतरिक्ष से लेकर के और जमीन से लेकर समुद्र तक के लिए प्राकृतिक विविधता से बचता हो या विमान अनुसंधान हो। और इसीलिए जिस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति बनने से पहले मिसाइल मैन के रूप में जो काम किया, तो ऐसे वैज्ञानिकों, डॉक्टर भाभा को हम याद करना नहीं भूलते कभी भी, जिस तरह से परमाणु के क्षेत्र में जो काम हुआ और उसे कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, सशस्त्र सेनाओं के लिए किस तरह से हथियार रक्षा के बजट जो रखा गया। अभी भी मनीष तिवारी जी ने कहा भाई विदेश मामलों पर, रक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, तो बिल्कुल मैं भी ये मानता हूं कि उन पर चर्चा हो। प्राकृतिक विविधता के लिए सब मिलकर कैसे काम करें, इस पर संसद में चर्चा हो। लेकिन केवल यह है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, या हम ऐसे उद्योगपतियों का ताला लगा देंगे, या हम ऐसा काम करेंगे सिर्फ झूठा वायदा जिसे कह सकते हैं एमएसपी, चूंकि उसका कोई इकोनॉमी यदि सामने न रखें, किस फार्मूले से कहां से पैसा उपलब्ध होगा, कैसे उस अनाज को कहां रखा जाएगा, उसको कहां दिया जाएगा, सब कुछ सरकार खरीद लेगी तो उसको रखने के भंडार कहां होंगे, इसकी कोई बात नहीं करेंगे हम एमएसपी। तो राजनीतिक भाषण संसद में हो या बाहर हो, राहुल गांधी करें या ममता बनर्जी करें या कोई सीपीएम के लोग विजय करें, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप भारत के इस ऐसे काम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम जहां करते हैं, वहां राज्य ये मेरा, ये कोई अलग है। संघीय ढांचे का मतलब, स्वायत्तता का मतलब ये है कि हम केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेंगे एक ढांचे में। जम्मू कश्मीर जिस तरह से प्रगति कर रहा है, वो इतना आतंकवाद से निपटने के बाद भी प्रगति कर रहा है, और वहां ठीक है कि इस समय वहां और विधानसभा के चुनाव होना है, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह से काम यदि हो सकता है, तो जरूरी है क्या कि राष्ट्रपति शासन पर ही या राज्यपाल का शासन होने पर काम हो। दिल्ली में राजनीति का असर से हो रहा है, कोचिंग सेंटर में कैसे बच्चे मारे गए, उसी तरह से दुर्घटना में कोचिंग सेंटर तो उसकी गलती जितना कि सड़क बहने से हुआ, जिस पर मैं चर्चा कर चुका हूं कि पानी का बहाव लाया है और आधे घंटे की बारिश के बाद कैसा नालों से पानी निकल आया। तो केंद्र राज्यों में तालमेल, और राज्य सरकारें, नगर निगम वो अपना जिम्मेदारी न निभाएंगी तो केंद्र क्या करेगा? केंद्र जो है खुद जाकर के तो नहीं ठीक कर सकता है। यदि तूफान आया है तो लोगों को एक दूसरे से पहचाना, केंद्र की एनडीआरएफ की टीम तो वहां चली जाएगी आपदा काल के लिए, लेकिन जब सूचना होगी उसके पहले भी, इस बार भी केरल 8-9 बटालियन पहले से भेज दी भी गई और भी सहायता पहुंचाने का पूरा वायदा किया गया है। ऐसी स्थिति में ये एक बार तो संकल्प, ऐसी बड़ी बड़ी विपदाएं आई हैं, रेल की दुर्घटनाएं कुछ हुई है, उसमें राजनीति क्या है? यदि उसको चाहे माओवादी के कारण हुआ हो कि उन्होंने कहीं, चूंकि जिस तरह की घटनाएं हुई है, मेरा ये भी डाउट है, इस पर सरकार अभी नहीं बोलती। मेरा तो मानना है कि जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना यदि फ्रांस में हुई है तो क्या भारत में नहीं हो सकती? भारत में तो और भी इतना बड़ा विशाल जनक्षेत्र है और जंगल भी होते हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे केरल हो, चाहे कोई प्रदेश हो, उसमें दूर दूर तक सबसे बड़ा रेल का जो नेटवर्किंग है वो भारत में है। उसमें कुछ तत्व ऐसे देश से या बाहर से जिनको सहायता मिलती है, ऐसे तत्व भी कुछ मिसचीफ करते रहते ताकि दुर्घटना से कोई अच्छा काम होने वाला हो, अच्छा भाषण होने वाला हो, अच्छा कार्यक्रम होने वाला हो, भारत उत्सव मना रहा हो, तब ऐसी कोई दुर्घटना कर दी जाए, इसकी आशंका होती है। ठीक है, कई बार मनुष्य की या टेक्नोलॉजी से भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसमें कैसे राज्य सरकार और केंद्र मिलकर के काम करे, ये भी तो संसद को विचार करना चाहिए। इसमें तो कोर्ट के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कोर्ट, लेकिन कई बार होता है पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके लिए भी जाना पड़ता है। यदि नदी का बांध नहीं बन रहा है, पुल टूट रहे हैं यदि बिहार में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट की शरण? उसका काम एक अपना है लोगों को न्याय देने का, लेकिन राज्य सरकारें आपस में लड़े, महाराष्ट्र कर्नाटक से लड़े, कर्नाटक आंध्र से लड़े, तमिलनाडु से लड़े, ये भारत के संघीय ढांचे के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और इसलिए केरल का जो विपदा है आई, उसका यही सबक है कि बजट की तो बात न कर,
तू काम की बात कर, तू सहायता की बात कर, तू देश की बात कर, तू समाज की बात कर और दुनिया को दिखा कि भारत मिल करके एकजुट होकर किसी भी संकट से लड़ने में सक्षम है। अपनी सीमाओं से जो खतरे आते हैं उससे भी लड़ने में सक्षम है, प्राकृतिक विपदाओं से निपटने में सक्षम है। यही भारत की ताकत है। एटोसाई में यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।